हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय लेक्चर। आज हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस कर रहे थे और इसमें बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर था आपका, जिसमें बॉडी फ्लूइड्स पर डिस्कशन चल रहा था, ब्लड पर, और ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें हम डिस्कशन कर रहे थे प्लाज्मा प्रोटीन का। प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ रहे थे और इस प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर हम लोगों ने बात किया था, अगर हम एक बार फिर से देखें इसको, प्लाज्मा, तो इस पर हमने बात किया था कि ये लिक्विड पार्ट होता है, ये ब्लड का क्या होता है, इट इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, और इसके बेसिकली दो कंपोनेंट्स, एक लिक्विड पार्ट, इट इज़ फॉर्म बाय वाटर, और हमने आपको बताया था कि पानी इसमें अप्रॉक्स 92% होता है, रेस्ट 8% सस्पेंडेड मटेरियल्स होते हैं। और इसमें भी हमने आपसे बात किया था कि अप्रॉक्स 7% के आसपास ये क्या पाया जाता है, इनको हम बोलते हैं प्रोटीन्स। ये मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं और इनका परसेंटेज जो होता है प्लाज्मा में टोटल का 7% होता है, रेस्ट 1% में हमने अदर मटेरियल्स बताया था, यही डिस्कशन हुआ था। और प्लाज्मा प्रोटीन्स में हमने आपको ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, इसमें हमने आपको बताया था पहला प्रोटीन एल्ब्यूमिन, और ये लगभग 4% होता है, दैट इज 4% albumin. It was the major protein. Besides this, fibrinogen, its percentage was 0.3%. I told you in my previous lecture. Third, that is prothrombin. It was also equivalent to fibrinogen, approx 0.3%, and the fourth protein, that was globulin. Yes, ये ग्लोबुलिन का डिस्कशन हम लोग कर रहे थे और इसमें हमने आपको बताया था कि ग्लोबुलिन कितने तरह का होता है। ग्लोबुलिन 3 प्रकार का होता है बेसिकली। कौन कौन सा? ग्लोबुलिन प्रोटीन पर डिस्कशन चल रहा था। ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ये 3 तरह का हमने आपको बताया था। ग्लोबुलिन 3 टाइप। द फर्स्ट वन अल्फा ग्लोबुलिन, द सेकंड वन दैट इज बीटा ग्लोबुलिन, एंड द थर्ड वन दैट इज गामा ग्लोबुलिन। दिस वन, ये 3 प्रकार के, यही बताया था ना, और यही बताया था कि इस तरह से ग्लोबुलिन के 3 प्रकार के ये प्रोटीन्स होते हैं। इनमें से अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन, ये दोनों आयन कैरियर के लिए होते हैं। इनकी एक्टिविटी होती है कि ये आयन को कैरी करते हैं, आयन कैरियर्स। दीज कैरी आयरन एंड कॉपर। ये मेटल आयन कैरियर्स होते हैं ब्लड में, प्लाज्मा में। कौन कौन? अल्फा ग्लोबुलिन एंड बीटा ग्लोबुलिन। यहीं तक का डिस्कशन हमारे इसके पहले के लेक्चर में हुआ था और हम लोगों ने ग्लोबुलिन पर डिस्कशन स्टार्ट किया था। तो आज हम यहीं से आगे चलते हैं और बात करते हैं कि ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है, कौन सा? गामा ग्लोबुलिन, दिस वन। दिस गामा ग्लोबुलिन, अगर हम इसकी बात करें तो दिस मॉलिक्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू, and this actively plays role in your defense system or immune system of the body. Therefore, because its role in the defense system, in immune system of the body, the globulin molecules that are active in your immune system, also known as immunoglobulin, because this molecule has active role in the immune system of the body. इसलिए इसका नाम क्या रखा? देयरफॉर इट्स अदर नेम इज
इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इसीलिए इसका नाम हम क्या रखते हैं, इट इज नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन बिकॉज इट इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन योर डिफेंस सिस्टम and strengthening your immune system of the body. Therefore, this molecule, this kind of protein is also known as immunoglobulin protein. Yes, and it is denoted as IgG, immunoglobulin G molecule, IgG, right? This molecule is going to act as antibody. ये आपके शरीर के अंदर जो पैथोजेंस या बाहर से किसी भी प्रकार का ऐसा केमिकल जिसको कि हमारा बॉडी इम्यून सिस्टम नॉन सेल्फ डिक्लेयर करता है, उसे हम एंटीजन कहते हैं. एंड अगेंस्ट दैट एंटीजन टू न्यूट्रलाइज इट, स्पेसिफिक काउंटरैक्टिंग मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड इन योर बॉडी एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर नोन एज एंटीबॉडीज. नो डाउट दीज एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड इन lymphocytes. What kind of lymphocytes? Beta lymphocytes. These antibodies are formed in beta lymphocyte cells of your blood, and these molecules neutralize the foreign compounds that are antigenic in our body. These antigen molecules are carried by the pathogens, या फिर हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम किसी बाहरी केमिकल को नॉन सेल्फ डिक्लेयर कर लेता है. ये सारी बातें आप सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में. इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी में ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, जहाँ पर आप ये जानेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल को नॉन सेल्फ डिक्लेयर करने वाला कौन सा सिस्टम हमारी बॉडी में पाया जाता है. ये सारी चीज़ें वहाँ पर आप डिस्कस करेंगे. क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा एलेबोरेट करके हम ब्लड पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो आई एम नॉट गोइंग इन डीप टू डिस्कस व्हाट इज द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, व्हाट इज इट्स स्ट्रक्चर. ऑल थिंग्स यू विल स्टडी इन सेपरेट चैप्टर, that is human health and disease, in your second paper, right? We are going to discuss here only superficially, just to have a very simple knowledge about the antibodies. These immunoglobulin molecules belong to the 5 different categories. I would like to mention here what are these. These are the 5 different type of immunoglobulin molecules you can see here. See here, these are 5 different immunoglobulin molecules. What are these? Immunoglobulin IgA. First of all, see about this molecule. Immunoglobulin A. This one is non-specific antibody molecule. It is acting against general kind of pathogens. It prepares the non-specific resistance mechanism in your body. ये नॉन स्पेसिफिक होता है और ये सभी प्रकार के इन्फेक्शंस के खिलाफ एक्ट करता है, और ये आपकी बॉडी सेक्रीशंस में पाया जाता है. इट इज़ फाउंड इन मोस्ट ऑफ द बॉडी सेक्रीशंस इन योर बॉडी, जस्ट लाइक मिल्क. इट इज़ प्रेजेंट इन मिल्क, टीयर्स, सेबम, ईयरवैक्स. यह जो IgE है, IgA, immunoglobulin A, it is non-specific antibody. It is the part of non-specific resistance in your body and fight against general infections, and it strengthens your body against all kind of infections. और ये मॉलिक्यूल आपके ब्लड में वहाँ से निकलकर फिर ये सामान्य जो केमिकल्स आपकी बॉडी में होते हैं, सामान्य सेक्रीशंस होते हैं, उनमें ये पाए जाते हैं, और ये जनरल रेजिस्टेंस मेंटेन करते हैं. मदर्स मिल्क, द फर्स्ट मदर्स मिल्क दैट इज नोन एज कोलोस्ट्रम, उसमें IgA भरपूर मात्रा में होता है. आपकी बॉडी पर जो सेबम सेक्रीशन होता है, बालों की जड़ के नीचे जो विशेष प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिनको कि आप सीबेसियस ग्लैंड्स कहते हैं, वहाँ से सेबम का सेक्रीशन होता है. दैट मॉइस्चराइज योर हेयर्स, योर स्किन सरफेस, एंड आल्सो रिच इन IgA. It is also found in tears, आंसुओं में पाया जाता है. Everything you will study in separate chapter, that is human health and disease. I am not going in detail to discuss this. Only you can have the superficial knowledge about this.
Now the second one, that is IgD. It is also associated to lymphocytes, associated to the lymphocytes. The third one, that is IgE, immunoglobulin E. This molecule is associated to ये सेल्स हैं आपकी बॉडी में जिनका नाम है बेसोफिल्स, मास्ट सेल्स एंड इओसिनोफिल्स और एसिडोफिल्स। आपके शरीर के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि IgE, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, ये क्वेश्चन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। IgE, immunoglobulin E, this molecule is associated to special kind of cells in your body here, and these cells are basophils, you know, these are found in blood, a kind of white blood cell, we will discuss later on. Mast cells, I told you that mast cells are the part of reticuloendothelial system, and these are found in connective tissues underside your skin, in areolar connective tissues. Eosinophils or acidophils, these are also the blood cells, a kind of white blood cells, you can say these are acidophils or eosinophils. All these three kind, इन सबकी मेम्ब्रेन से संबंधित ये पाया जाता है, this one, that is IgE molecule. और इसका काम क्या होता है? It is involved in allergic reactions. बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, एनी काइंड ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी एंड एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस इन बॉडी। अगर आपसे पूछा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन यहां पर बनता है, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि वो कौन सा एंटीबॉडी है जिसका संबंध एलर्जी से है, तो बिल्कुल एकदम क्लियर आंसर, नो डाउट, आपको IgE पर निशान लगा देना है। Immunoglobulin E, it is associated to three kind of cells in your body, acidophils, mast cells and basophils, and these are involved in all kind of hypersensitivities and allergic or inflammatory reactions in the body, right? तो इस तरह से ये हो गया IG। 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। इनमें से पहला IgA है, दूसरा IgD है, तीसरा हो गया IgE है, चौथा जो मॉलिक्यूल है इम्यूनोग्लोबुलिन G है, IgG। यस, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाईली स्पेसिफिक एंटीबॉडी इन योर बॉडी। दिस वन IgG, this one is most abundant, most active antibody, and it is highly specific. One thing that is very important, or you have to write here, सबसे ज़्यादा एंटीजन स्पेसिफिसिटी किसमें पाई जाती है? सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक, वेरी प्रोफेशनल, बहुत ही प्रोफेशनल एंटीबॉडी है जो कि किसी एक विशेष प्रकार के एंटीजन के खिलाफ एक्ट करने वाला मॉलिक्यूल है। कौन है वो? IgG है, दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन G मॉलिक्यूल। दिस इज वेरी डेंजरस एंटीबॉडी and fast acting against specific antigens, neutralizing it, and this molecule can cross the placenta to reach the body of fetus in mother. मदर में, उसके यूट्रस में पलने वाले बच्चे के शरीर में प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस करके जाने वाला अगर कोई है तो वो कौन है? दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन G मॉलिक्यूल। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि प्लेसेंटा क्रॉस करके और फीटस में डायरेक्ट रीच करता है। तो यू हैव टू राइट डाउन हियर दैट immunoglobulin G, this molecule can cross the placenta to reach the body of fetus during uterine gestation. जिस समय बच्चा यूट्रस में पल रहा होता है फीटस, उसकी बॉडी में माँ के शरीर से यही एंटीबॉडी क्रॉस करके उसको सामान्य प्रोटेक्शन देता है, राइट? इम्यूनोग्लोबुलिन G मॉलिक्यूल, एंड दिस मॉलिक्यूल इम्यूनोग्लोबुलिन G is synthesized by a special kind of lymphocytes, the clone of beta lymphocytes, and these are plasma cells. ये जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं, जब इन्फेक्शन होता है तो बीटा लिम्फोसाइट्स की ट्रेनिंग होती है उस एंटीजन के खिलाफ, और यही बीटा लिम्फोसाइट्स आफ्टर गेटिंग ट्रेनिंग एंड प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ एंटीजन ऑफ पैथोजन, दीज सेल्स डिवाइड, प्रोड्यूस देयर क्लोन, एंड द क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट्स नोन एज प्लाज्मा सेल्स. नाउ दीज प्लाज्मा सेल्स
फॉर्म इमीडिएट एंटीबॉडीज IgG, ये तुरंत बनाते हैं और इनकी कुछ ग्रुप सेल्स जो होती हैं वो मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट होकर आपकी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती हैं टू प्रिपेयर द सेकेंडरी इम्यूनिटी इन योर बॉडी. Everything you will study in separate chapter, that is human health and disorder. I am not going to discuss in detail about this. यहाँ पर IgG का जो Y shape structure होता है, you will be discussing and you will study in separate chapter, that is human health and disease. वहाँ पर आप देखेंगे इसको. तो इस तरीके से ये चौथा एंटीबॉडी था. जो पांचवा एंटीबॉडी बॉडी में बन रहा है, that one is immunoglobulin M, IgM. This molecule IgM, you know, when any kind of infection takes place in your body, the firstly formed antibody in primary immunity is IgM. यानी कि जब सबसे पहले आपकी बॉडी में किसी पैथोजन का इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले मोर्चा लेने के लिए जो एंटीबॉडी आता है उसका नाम क्या होता है? मोर्चा लेने के लिए जो एंटीबॉडी सबसे पहले लड़ता है वो IgM होता है. इसको हम फर्स्ट फॉर्म्ड एंटीबॉडी भी बोलते हैं, IgM. इसके बारे में आप पॉइंट मेंशन कर लेंगे. Now see here that IgM, immunoglobulin M, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं. फर्स्ट फॉर्म्ड एंटीबॉडी, अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन. किसी भी इन्फेक्शन के खिलाफ सबसे पहले बनने वाला जो एंटीबॉडी है दैट इज IgM, दिस मॉलिक्यूल. हेंस इट इज आल्सो नोन एज ओल्डेस्ट एंटीबॉडी. प्रोड्यूस्ड इन ग्रेटर अमाउंट इन फर्स्ट इन्फेक्शन. इन्फेक्शन जब सबसे पहले होता है तो फर्स्टली फॉर्म जो एंटीबॉडी होता है इट इज IgM, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन M. ओल्डेस्ट एंटीबॉडी, फर्स्ट फॉर्म्ड एंटीबॉडी, दिस वन, इट इज द फर्स्ट फॉर्म्ड एंटीबॉडी. ये जब सबसे पहले इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले बनने वाला एंटीबॉडी यही होता है, दैट इज IgM, राइट. अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, दिस वन पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ऑल काइंड ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स all kind of the plasma proteins are synthesized in the liver except, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, except the immunoglobulin molecules. ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, सभी पांचों प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन की बात कर रहा हूं, जबकि अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन ये भी लीवर में बनते हैं. तो फिर IgG, IgE, IgA, IgD, IgM, ये जो 5 प्रकार के एंटीबॉडी हैं इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स, दीज आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन लीवर बट दीज आर सिंथेसाइज्ड इन द लिम्फोसाइट्स. ये लिम्फोसाइट्स में बनते हैं, बीटा लिम्फोसाइट्स की बॉडी में सेल के अंदर बनते हैं. कौन? ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन G मॉलिक्यूल है. तो दिस मॉलिक्यूल, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ सकते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक, कि कौन सा ऐसा प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो लीवर में नहीं बनता. तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एंटीबॉडी बनाते हैं. कोई भी एंटीबॉडी लीवर के अंदर नहीं बनता, ये लिम्फोसाइट्स में बनते हैं.
ये पॉइंट बहुत मेंशन करने की ज़रूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने इसको मेंशन कर लिया होगा कि IG मॉलिक्यूल्स, जितने भी प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये IgA, IgD, IgG, IgE और IgM, ये सारे के सारे आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स तो हैं, लेकिन ये लीवर में नहीं बनते। इन्हें छोड़कर बाकी सभी कौन कौन से, एल्ब्यूमिन लीवर में बनता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन लीवर में बनता है, मेजर प्रोटीन होता है बॉडी का। इसके अलावा प्रोथ्राम्बिन, फिब्रिनोजन, ये दोनों भी लीवर में ही बनते हैं। इसके अलावा अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा, 3 प्रकार के ग्लोबुलिन बताया था हमने। तो अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन ये तो लीवर में बनते हैं, लेकिन गामा ग्लोबुलिन, जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, दीज मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड इन वेयर, दीज आर सिंथेसाइज्ड इन लीवर, राइट। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से ये सभी प्लाज्मा प्रोटीन्स हो गए। 92% प्लाज्मा का पानी होता है, 6% अभी हमने आपको बताया कि ये प्रोटीन्स होते हैं, और 1% केवल 1% में तमाम और सस्पेंडेड मटेरियल्स होते हैं। कम एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। यहां पे अगर हम देखें तो जो 1% पार्ट होता है प्लाज्मा का, इसमें ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स को हमने यहां पर कलेक्टिवली लिख दिया है। न्यूट्रिएंट्स मीन्स आफ्टर डाइजेशन द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फूड, द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन आर ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, ये मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। फैट डाइजेशन के बाद जो मटेरियल्स मिलते हैं एंड प्रोडक्ट्स, वो भी यहाँ पर होते हैं प्लाज्मा में। कौन कौन से, ये ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं और ग्लिसरॉल, ये फ्री फॉर्म में भी होते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब कि फ्री फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, ये पाए जाते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, ये 2 कैटेगरी के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, इनको HDL और LDL कहा जाता है। I would like to mention here that HDL, it stands for high density lipid. What do you mean by HDL? It stands for high density lipids. It is also known as the good fat in your body. This one is the good fat. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। गुड फैट क्वेश्चन पूछेंगे। ये आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, अच्छा फैट माना जाता है। ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, फैट्स होते हैं। गुड फैट्स, HDL, हाई डेंसिटी लिपिड, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे ही हैं और ज़रूरी भी हैं, दोनों बातें हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? इस कैटेगरी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसे हैं, जो कि आपके स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये HDL, हाई डेंसिटी लिपिड्स, जो आपके स्वास्थ्य के लिए। आपसे एक सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर, बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ही क्वेश्चन बनेगा कि बॉडी में दोनों प्रकार के जो लिपिड्स होते हैं, हाई डेंसिटी लिपिड और लो डेंसिटी लिपिड, इन दोनों में से आपके स्वास्थ्य के लिए कौन अच्छा होता है? तो इट इज़ द हाई डेंसिटी लिपिड। नाउ द सेकंड वन, दैट इज लो डेंसिटी लिपिड, LDL. It stands for low density lipids. Low density lipids. It is bad fat. अच्छा नहीं होता ये, it is bad fat, और ये saturated fats होते हैं। जो high density lipids होते हैं, these are unsaturated fats, इनका जो melting point होता है वो कम होता है, और जो low density lipids होते हैं इनका melting point ज़्यादा होता है। ऐसी कंडीशन में ये सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, ये सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, इसलिए इनका लेवल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। HDL जो होता है, इट इज़ गुड फैट, इट इज़ गुड फॉर द हेल्थ ऑफ योर हार्ट एज वेल एज लीवर एज वेल अदर ऑर्गेन्स। आपकी बॉडी के जो विसरल ऑर्गेन्स, उन सब की सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा कौन सा फैट है? हाई डेंसिटी लिपिड अच्छा फैट है। ये सब 1% में आ रहे हैं जितने भी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सॉल्ट्स होते हैं, इसी 1% फ्रैक्शन में सॉल्ट्स आते हैं, प्लाज्मा सॉल्ट्स। कितने में आते हैं ये जो प्लाज्मा सॉल्ट्स हैं, ये 2 तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक सॉल्ट और दूसरे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। प्लाज्मा सॉल्ट्स ये 2 तरह के होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स
और यहां पर दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्ट्स। अब इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में जैसे सबसे इंपॉर्टेंट होता है सोडियम क्लोराइड, इसके अतिरिक्त इसमें बाइकार्बोनेट आयंस भी होते हैं। दीज आर द इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। ऑर्गेनिक सॉल्ट्स में ये सोडियम सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम ग्लूकोकोलेट एंड सोडियम टार्कोकोलेट, दिस वन। ये ऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं जो कि प्लाज्मा में पाए जाते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है, इसको आपको मेंशन करना है। मोस्ट अबंडेंट सॉल्ट इन प्लाज्मा, मोस्ट अबंडेंट सॉल्ट इन प्लाज्मा इज, ये आप अपने भोजन में रोज प्राप्त करते हैं और इसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, NaCl। बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम क्लोराइड इज मोस्ट अबंडेंट सॉल्ट प्रेजेंट इन योर ब्लड प्लाज्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा तो आपको आंसर देना है कि इट इज द सोडियम क्लोराइड। द मोस्ट अबंडेंट सॉल्ट प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा इज सोडियम सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, राइट। तो इसे आपको मेंशन करना है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है ये। इससे अतिरिक्त प्लाज्मा सॉल्ट्स के अतिरिक्त जो और भी मटेरियल्स यहाँ पर होते हैं, एक्सक्रेटरी मटेरियल्स, एक्सक्रेटरी मटेरियल्स लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, अमोनिया, ये सभी मटेरियल्स जो कि एक्सक्रीटा होते हैं, बॉडी के एक्सक्रेटरी मटेरियल्स होते हैं, ये सारे के सारे स्पेसिफिक ऑर्गन से डिस्चार्ज हो जाते हैं और ये ब्लड में पाए जाते हैं, जिनको हम एक्सक्रेटरी मटेरियल्स कहते हैं। और ब्लड जब किडनी में पहुंचता है तो वहाँ से फिल्टर आउट होकर के एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के रूप में ये बाहर चले जाते हैं, यूरिन का हिस्सा हो जाते हैं। एंड यू विल स्टडी ऑल अबाउट दिस इन द सेपरेट चैप्टर दैट इज एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। एक सेपरेट चैप्टर होगा, वहाँ पर आप पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये प्लाज्मा में पाए जाने वाले एक्सक्रेटरी मटेरियल्स होते हैं, राइट। हमने आपको 7% में प्रोटीन बता दिया था, 1% में हमने आपसे बात किया सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें लिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन के प्रोडक्ट्स एमिनो एसिड्स होते हैं। प्लाज्मा साल्ट्स की बात किया, इनऑर्गेनिक साल्ट्स, ऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट अबंडेंट साल्ट जो होता है वो ब्लड प्लाज्मा में दैट इज सोडियम क्लोराइड होता है, राइट। इस तरह से ये सभी मटेरियल्स होते हैं। इसके अतिरिक्त प्लाज्मा में तमाम प्रकार के एंजाइम्स और हार्मोन्स होते हैं। एंजाइम्स, मिनरल्स, हार्मोन्स, ये सभी मटेरियल्स प्लाज्मा में एक निश्चित प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, यू नो। नाउ द कलर ऑफ ब्लड प्लाज्मा, यू नो, इट इज लाइट येलो कलर, लाइट येलोइश कलर होता है प्लाज्मा का। हम इसे हटा देंगे, अब सारी चीज़ें आपने मेंशन कर लिया होगा इन सबको। After making the discussion about the plasma composition, now come to the color of blood plasma. You know, the color of blood plasma is light yellowish. ब्लड प्लाज्मा का कलर कैसा है? लाइट येलो। और स्ट्रॉ कलर, स्ट्रॉ कलर समझते हैं? स्ट्रॉ क्या होता है? भूसा, भूसे के कलर का होता है। अगर हम इसके पीएच की बात करें, पीएच इट इज अप्रॉक्स 7.4, 7.4 पीएच होता है। इट इज स्लाइटली अल्कलाइन।
इट इज स्लाइटली अल्कलाइन, द पीएच ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज स्लाइटली अल्कलाइन। और यहां ध्यान रहे कि स्ट्रॉन्ग बफरिंग मैकेनिज्म रन करती है, स्ट्रॉन्ग बफरिंग मैकेनिज्म इन ब्लड प्लाज्मा मेंटेन्स द पीएच इक्वल्स टू 7.4। ध्यान रहे कि ब्लड का पीएच बहुत ही स्मॉल चेंज तो आप कह सकते हैं कि हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा चेंज नहीं हो सकता यहाँ पर। इसलिए ब्लड प्लाज्मा का जो पीएच होता है इट इज 7.4 ऑलमोस्ट, एंड इट इज स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर। नाउ इट वाज ऑल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा, आई हैव डिस्कस्ड यू totally. Now the second part of the blood, that is the formed element. I will discuss about all kind of blood cells in my separate lecture. You should wait for my next lecture in which I will discuss about the all kind of blood cells, their faith, their origin, their type. इन सब के बारे में हम ब्लड सेल्स के बारे में डिस्कशन अपने अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आपको ये हमारा लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। इसमें कुछ पॉइंट्स जो हमने मेंशन किया है इनको जरूर आप ध्यान रखेंगे। जहाँ जहाँ हाईलाइट किया है ये सब नीट के ही बर्निंग क्वेश्चंस होते हैं जिन पर कि अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।